है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडिया लॉकडाउन मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता कि भारत में 31 जनवरी 2020 को कोरोना का पहला केस मिला था। उस वक्त कोरोना चीन सहित दुनिया के दूसरे देशों में तेजी से फैल रहा था। अपने देश में भी हाई अलर्ट था, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों को कोई फिक्र ही नहीं थी। कोरोना देश में दस्तक दे चुका था। चीन में मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन भारत में भी इस बात की चर्चा है कि कुछ खतरनाक होने वाला है। कुछ लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं, कुछ लोग चीन को दोषी मान रहे हैं, और कुछ लोग कोरोना का मजाक बनाकर हवा में उड़ा रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच हम आपको इस फिल्म में 4 ऐसी स्टोरी के बारे में बताएंगे कि कोरोना के आ जाने के कारण उनकी लाइफ स्टाइल पर किस तरह से फर्क पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं माधव मिश्रा की, जो कि बिहार के किसी गांव से मुंबई आया है। माधव मिश्रा अपनी पत्नी फूलमती और 2 बेटियों के साथ गृहस्थी और व्यापार जमाने की कोशिश कर रहा है, और माधव का परिवार रोजी रोटी के लिए संघर्ष भी कर रहा है। उसकी पत्नी फूलमती घरों में साफ सफाई कर कुछ पैसा कमा रही है। उनका हाल कुछ यूं है कि फूलमती 100 रुपए की नई चप्पल नहीं ले सकती, वो बार बार उसे ही सुधरवाती रहती है। लेकिन दुकानदार के काफी कहने के बाद फूलमती आखिरकार उस टूटी चप्पल को छोड़कर एक नई चप्पल लेती है। दूसरी स्टोरी है मेहरू की, जो कि अपनी माँ से झूठ बोलकर जिस्म फरोशी का धंधा करती है। उसका धंधा जोरों पर था, और उसके जैसी कई दूसरी लड़कियां भी मुंबई की रेड लाइट एरिया में वो काम कर अपना घर चला रही हैं। आगे कहानी है नागेश्वर राव की, जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। घर में अकेले रहते हैं, पत्नी का निधन हो चुका है, और बड़ी बेटी हैदराबाद में रहती है और वो गर्भवती है। और नागेश्वर जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाना चाहते हैं, और अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के लिए वो कुछ कपड़े खरीदने के लिए एक शॉप में भी आते हैं, जहाँ से जब वो वापस जाते हैं तो बाहर उन्हें उन्हीं के बिल्डिंग का एक आदमी घोसला जी मिलते हैं, जो कि उन्हें आज रात ड्रिंक के लिए इनवाइट करते हैं। लेकिन नागेश्वर राव साफ मना कर देते हैं और उनसे कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। लेकिन घोसले जी उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं और कोरोना का मजाक बनाने लगते हैं। इन तमाम कहानियों के बीच एक कहानी प्यार की है, देव और पलक की, जो कि एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। नया नया प्यार है तो साथ में काफी कुछ एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही वक्त और सही जगह नहीं मिल पा रही है। अब अगले सीन में हम नागेश्वर राव को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी से बात कर रहे होते हैं, और जब वो बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर उनकी बेटी उन्हें जल्द से जल्द हैदराबाद आने के लिए इंसिस्ट करती है। नागेश्वर राव भी हैदराबाद जाने के लिए काफी उत्साहित थे, क्योंकि वो अपनी बेटी से कई सालों के बाद मिलने वाले थे। लेकिन कोरोना की महामारी के कारण उनका यह प्लान डीले पे डीले होते जा रहा है। साथ ही हम नागेश्वर राव के घर पर फूलमती को देख पाते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि फूलमती नागेश्वर राव के घर पर मेड का काम करती है। और जब फूलमती अपना सारा काम खत्म करने के बाद जब वापस लौट रही थी तो यहाँ पर नागेश्वर राव उसे रोकता है और वो उससे कहता है कि कल से तुम काम पर मत आना। दरअसल कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उसे अपने घर पर ही रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। तब नागेश्वर राव फूलमती को इस महीने की पेमेंट कर देता है, लेकिन यहाँ पर फूलमती उससे कहती है कि अगर वो ये काम नहीं करेगी तो वो खाएगी क्या, जिस पर नागेश्वर राव उसे अगले महीने की भी पेमेंट कर देता है और कहता है कि जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो उसे वापस काम पर बुला लेगा। जिसके बाद नागेश्वर राव टीवी पे न्यूज देखते हैं, जहां पर भारत में कोरोना के 73 मामले सामने आ चुके थे। अगले सीन में हमें माधव को दिखाया जाता है, जो कि एक ठेले पर पानी पूरी और बड़े बेचने का काम करता है, और जब वो काम कर रहा होता है तभी वहां पर 2 लोग आते हैं। दरअसल इन लोगों से माधव ने पैसे उधार लिए हैं और ये ठेला उसी से बनवाया है। तो वो लोग माधव से पैसे वापस लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर माधव उनसे कहता है कि कोरोना की महामारी के कारण उसकी दुकान ठीक से नहीं चल पा रही है। उसकी दुकान पर बहुत ही कम लोग आते हैं, इसलिए कमाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है, इसलिए वो तुम्हें पैसे बाद में देगा। लेकिन यहाँ पर वो लोग माधव को चेतावनी देकर जाते हैं कि 1 महीने के अंदर उन्हें पैसा किसी भी हालत में चाहिए। जिसके बाद हमें मेहरू को दिखाया जाता है, जो कि एक बीच पर अपने एक फ्रेंड के साथ थी। यहीं पर हम तितली नाम की एक छोटी सी लड़की को भी देख पाते हैं, और तितली भी रेड लाइट एरिया में रहने वाली एक गरीब बच्ची है, उसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। और जब ये दोनों बैठे थे तभी मेहरू के पास मेहरू की माँ का कॉल आता है, जो कि गाँव में रहती है, और यहाँ पर मेहरू हर महीने अपनी माँ को पैसे पहुँचाती है और अपनी माँ से झूठ कहती है कि वो शहर में नर्स का काम कर रही है, जबकि वो तो जिस्म फरोशी का धंधा करती है। ये बात हो जाने के बाद जब उसकी फ्रेंड पूछती है कि उसकी माँ को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगी, तो मेहरू अपने फ्रेंड से कहती है कि जब उसकी माँ को इस बारे में पता चलेगा तो उसकी माँ शर्म से मर जाएगी, इसलिए ये बात उन्हें कभी भी नहीं पता चलनी चाहिए। अब अगले सीन में हम देव और पलक को देख पाते हैं, जो कि प्लानिंग कर रहे होते हैं। दरअसल देव की फैमिली अगले महीने कहीं पर जाने वाली थी
और उनका घर खाली रहने वाला था, इसलिए वो मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। जिसके बाद देव जब अपनी बिल्डिंग में पहुंचता है तो वो देखता है कि एक औरत वॉचमैन से लड़ रही होती है। दरअसल उसकी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने अपनी कार पार्क कर ली थी और वो कार किसी और की नहीं बल्कि देव के चाचू की है। तब देव कार की कीज लेकर आता है और वो औरत उस कार को दूसरी जगह पर पार्क कर देती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में बातें होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम मून एल्विस है और वो एक पायलट है। उन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी सारी बातें होती है और दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि टीपू नाम का लड़का मेहरू के पास आता है और वो उसे बताता है कि 21 दिन का लॉकडाउन लग गया है, इसलिए जल्द से जल्द अपना कार्यक्रम खत्म करे। अब ये न्यूज सभी जगह फैल चुकी थी। नागेश्वर राव को भी पता चल चुका था कि 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन अब वो क्या करे, क्योंकि हैदराबाद तो वो जा नहीं सकता था और मेड को भी छुट्टी पर भेज दिया था, इसलिए सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। इसलिए वो ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं और काफी सारा राशन खरीद कर लेकर आते हैं। यहाँ दूसरी तरफ माधव की फैमिली का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उनके पास खाने को अब कुछ भी नहीं बचा था और लॉकडाउन भी लग चुका था, इसलिए अब उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी थी। और जब माधव अगले दिन राशन की लाइन में खड़ा हुआ था तो वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो लोग माधव को पहचान लेते हैं। दरअसल इन लोगों को माधव से पैसे लेने थे। माधव ने भी उन लोगों को देख लिया था, लेकिन वो उन लोगों से नजरें छिपा रहा होता है। लेकिन उन लोगों ने माधव को पहचान लिया था, इसलिए वो उसके पास जाते हैं और पैसे मांगते हैं। लेकिन माधव उनसे कहता है कि उसके पास कुछ ही पैसे बचे हैं और अगर वो उन्हें दे देगा तो उसके परिवार वाले खाना नहीं खा पाएंगे। लेकिन वो लोग माधव से पैसे छीन लेते हैं। अब माधव के पास कोई और रास्ता ना होने के कारण माधव अपनी टीवी बेचने के लिए निकल पड़ता है और जब वो उस कबाड़े वाले के पास जाता है तो वो उसे चंद पैसे ही देता है। साथ ही वो उसे बताता है कि बिहार जाने के लिए कई सारे लोग निकल रहे हैं, इसलिए उसे भी निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर गांव वाले सभी लोग साथ में रहेंगे तो साथ में जाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात माधव को काफी अच्छी लगी, इसलिए वो गांव जाने के लिए उन लोगों के पास जाता है और उन्हें भी अपनी सारी समस्याएं बताता है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो पैदल ही अपने अपने गांव के लिए निकलेंगे और 30 से 35 किलोमीटर रोजाना सफर करेंगे। ये सभी लोग जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से यहाँ पर कई सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और इन्हें मारने लगते हैं, क्योंकि ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ दूसरी तरफ मेहरू का धंधा एकदम ठप पड़ा था, क्योंकि उनके पास कोई भी कस्टमर आने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था। इसके थोड़ी देर के बाद टीपू यहाँ पर आता है और वो उसे बताता है कि उसने एक नई तरह की स्कीम लेकर आया है और मोबाइल के द्वारा ही वो लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे और उसने एक आदमी से तो एडवांस भी ले रखा है, इसलिए वो उसके पास कॉल करता है और यहाँ पर मेहरू उससे मीठी मीठी बातें करती है, जिसके बदले में उसे 200 से 250 रुपए मिल जाते हैं और ये काम मेहरू को काफी अच्छा लगा, इसलिए अब वो ऑनलाइन सर्विस दिया करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागेश्वर राव के पास घोसले जी आते हैं और वो जब उसके नजदीक आ रहे होते हैं तो वो उन्हें वहीं पर रोक देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। लेकिन घोसले जी उनकी इन बातों को मजाक में बना देते हैं और कहते हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। जिसके अगले सीन में हम मून एल्विस को देखते हैं, जो कि अपनी बालकनी पर थी और दूसरी तरफ देव था। दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों की फ्रेंडशिप काफी गहरी होती जा रही थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि पूरे के पूरे शहर में स्ट्रिक्ट रूल हो चुके थे, पुलिस वाले हर जगह घूम रहे थे और लाठी चार्ज भी पूरी तरह से हो रहा था। 10 दिन के लॉकडाउन पूर्ण हो चुका था और यहाँ पर हालत बिगड़ रही थी और साथ ही माधव की फैमिली के पास यहाँ से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं बचा था। इसलिए रात में ही सभी लोग गाँव के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए सभी को यहाँ से चोरी छुपे ही निकलना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नागेश्वर राव जब अपने घर पर होते हैं तो यहाँ पर एक वॉचमैन आता है। दरअसल घोसले जी को कोरोना हो चुका था, इसलिए बिल्डिंग के सभी लोगों का कोरोना चेक किया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं और वो लोग भी नागेश्वर राव का कोरोना चेक करते हैं। साथ ही वो उन्हें बताते हैं कि 2 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी तरफ मून और देव की फ्रेंडशिप अब काफी गहरी होती जा रही थी। दोनों हंसी मजाक काफी हद तक करने लगे थे और दोनों एक दूसरे की बातों को काफी अच्छे तरीके से समझने भी लगे थे। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर गांव जाने के लिए सफर तय करने लगे थे। कई सारे लोगों के पास खाना नहीं था और कई सारे लोग तो ऐसे थे जिनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था। उन्हें कई सारे किलोमीटर तय करने पड़ते, जिसके बाद उन्हें पानी मिलता। साथ ही हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कुछ लोग इनमें ऐसे भी थे
जो कि फूलमती को गंदी निगाहों से देख रहे थे। अगले सीन में हम मेहरू को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है। दरअसल उसने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था और उसके कस्टमर को वो ऑनलाइन सर्विस देने लगी थी। उसका काम अब जोरों से चलने लगा था, लेकिन उस तरह से नहीं चल पा रहा था जैसा कि पहले चला करता था। अब आगे हम देखते हैं कि नागेश्वर राव की हालत तब खराब हो जाती है जब उसे पड़ोसी के द्वारा पता चलता है कि घोसले जी की डेथ हो चुकी है। और ये बात सुनने के बाद तो नागेश्वर राव की पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि हाल ही में तो वो बिल्कुल ठीक थे, कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे और चंद लम्हों में ही उनकी डेथ हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि जब पलक अपने घर पर थी और उसका देव से मिलने का काफी जोरों से मन कर रहा था, इसलिए वो अपनी मम्मी से कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड के घर जाना है जरूरी काम के लिए। और जब वो बाहर जा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर उसके पिता रोक लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि लॉकडाउन लगा है और पुलिस वाले लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नागेश्वर राव के पास कोरोना की रिपोर्ट आ चुकी थी और जब वो अपनी कोरोना की रिपोर्ट को चेक करते हैं तो वो काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। इसलिए वो ये बात सबसे पहले अपनी बेटी को बताते हैं और उसकी बेटी भी काफी खुश होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रवासी मजदूर जब अपने रास्ते में थे तो यहाँ पर फूलमती के पास एक आदमी आता है और वो उसे एक रात साथ में मनाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर फूलमती उसे चिल्लाने लगती है और ये बात जब माधव को पता चलती है तो वो उस आदमी के साथ झगड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर उस आदमी के साथ कई सारे लोग और भी थे जो कि माधव को ही मारने लगते हैं, जिसके बाद माधव को वो लोग छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि नागेश्वर राव अब किसी भी हालत में हैदराबाद पहुंचना चाहता था, इसलिए वो अपने एक दोस्त से पास की जुगाड़ कर लेता है और तुरंत ही हैदराबाद जाने के लिए अपनी कार से निकल पड़ता है। बीच में उसे कई सारे पुलिस वाले भी मिलते हैं, लेकिन उसके पास था, इसलिए कोई भी उसे नहीं रोकता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मेहरू जब अपनी कॉलोनी में थी और जब वो अपने घर पर थी तो यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि खाने के लाले पड़े हुए हैं, इसलिए सभी लोग पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए मेहरू भी कहती है कि वो भी उन्हें पैसा देगी और जब वो अपना पैसा चेक करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका सारा पैसा चोरी हो चुका है। उसने अभी तक जितना भी पैसा कमाया है वो सारा का सारा पैसा चोरी हो चुका है। इसलिए वो खूब चिल्लाती है और रोने भी लगती है क्योंकि उसे अपनी माँ को भी पैसे पहुंचाने थे। यहाँ दूसरी तरफ मून और देव साथ में थे, दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी थी और यहाँ पर मून जब देव को किस करने ही वाली होती है कि तभी देव उसे रोक देता है। यहाँ माधव की फैमिली अकेले ही अब गाँव के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन उनका भूख के कारण बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें कुछ सड़े केले मिलते हैं और उन्हीं से उन्हें अपनी भूख मिटानी पड़ती है क्योंकि उनके पास अब कोई भी और रास्ता नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं है। यहाँ नागेश्वर राव ने अपनी बेटी को नहीं बताया था कि वो हैदराबाद उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि नागेश्वर राव दरअसल उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। अब एक रात जब मेहरू अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी तभी अचानक से वो देखती है कि उसकी खोली से चुपचाप से एक लड़की यहाँ से जा रही है और जब मेहरू उसका पीछा करती है तो यहाँ पर मेहरू को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तितली है, जिसने उसी का पैसा चोरी किया था। यहाँ पर तितली से वो वजह पूछती है जिसपे कि तितली उसे बताती है कि वो उनकी तरह धंधा नहीं करना चाहती और टीपू उसे बेचना भी चाहता है। साथ ही जब मेहरू के पास टीपू का कॉल आता है तो यहाँ पर मेहरू उसे बताती है कि तितली जो है वो रेलवे स्टेशन की तरफ भागी है और शायद अब वो उसे नहीं मिल पाएगी। इसलिए अगले ही दिन मेहरू गबरू नाम के एक आदमी के पास जाती है और वो उसे तितली को अपने गांव भेजने को कहती है क्योंकि वो वहां पर अपनी माँ के साथ सेफ रहेगी। यहाँ दूसरी तरफ माधव की फैमिली का भूख से बहुत बुरा हाल था, इसलिए माधव खाना ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ मून अगली सुबह देव के पास आती है और वो यहाँ पर देव से सॉरी कहती है। साथ ही देव उससे कहता है कि वो पलक से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो उसे धोखा नहीं देना चाहता। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गेट पर पलक आ जाती है और पलक जैसे ही अंदर आती है कि वो दोनों इमरान हाशमी बन जाते हैं और उन्हें इमरान हाशमी बनता हुआ मून भी उन्हें देख रही थी और यहाँ से चुपचाप निकल लेती है। अब अगले सीन में माधव को देखते हैं जिसने कि एक खाने का टिफिन लेकर आया था और ये खाने का टिफिन दरअसल नागेश्वर राव का था, जो कि फूलमती ने बहुत ही अच्छे से पहचान लिया था क्योंकि वो उन्हीं के घर पर काम करती थी और लास्ट बार उसने यही टिफिन तो पैक किया था। और जब उसने माधव से पूछा तो माधव उसे बताता है कि वो हाईवे पर गया था जहाँ पर एक चलती हुई कार से उसने मदद मांगी थी, लेकिन उसने मदद नहीं दी, जिसके कारण उसने उसके ऊपर पत्थर दे मारा और पत्थर दे मारने के कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसके बदले में उसने उसका सारा पैसा और खाना यहाँ पर लेकर आ गया। फूलमती ने जब ये सारी बातें सुनी तो वो माधव के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और बिना खाए ही वहां से चली जाती है। साथ ही हमें पता चलता है कि नागेश्वर राव मरे नहीं हैं, बल्कि वो तो जिंदा है और वो अपनी बेटी से सही से बात भी कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माधव एक ट्रक वाले के पास जाता है। दरअसल ये ट्रक वाला गांव जा रहा होता है,
इसलिए वो उसे नागेश्वर राव के सारे पैसे दे देता है, जिसके बदले में वो लोग गांव जाने के लिए एक ट्रक में निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये फिल्म देखते हुए आपको फिर से वो दिन याद आते हैं। शायद लॉकडाउन की यादें कुछ लोगों को जहन में धुंधली पड़ गई हैं। ये फिल्म उस धुंध को हटा देती है। कैसे शुरू में मास्क पहनने को कुछ लोगों ने बेवकूफी बताया, कैसे एक रोटी के लिए कुछ गरीब तरसे, कैसे कई दिन पैदल चलकर कुछ मजदूर अपने गाँव पहुंचे। इनमें से कुछ चीजें हमने सुनी और टीवी पर देखी भी, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी थी। इस फिल्म के कुछ सीन आपको हिला डालते हैं और एक आध सीन ऐसा आता है जब भूख से तड़पता मजदूर का परिवार सड़े हुए केले खा रहा होता है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। मधुर ने लॉकडाउन के दर्द को बखूबी दिखाया है। कहीं भी उन्होंने चीजों को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की, वही दिखाया जो आम लोगों ने महसूस किया और जो हमने आपने अपने आसपास देखा। यही इस फिल्म की खूबसूरती है। सिनेमा एक कला है और कला वह है जो शांति में हलचल पैदा करे या हलचल को शांति करे। मधुर भंडारकर का सिनेमा लंबे समय से इस लाइन के पैमाने पर संभल कर चल रहा है। उनकी तपस्या का ही परिणाम है कि उन्हें हिंदी सिनेमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। परंतु साधक को यह भी आवश्यक है कि वह अपने चिंतन, मनन और उपासना को दूषित ना होने दे, और ऐसा करने के लिए उसे अपने आसपास के उन लोगों से दूर रहना होगा जो उसकी चिंतन प्रक्रिया को दूषित करते हैं। साथ ही खबरों में लोगों के डिप्रेशन के बारे में बातें शुरू हो गई हैं। पढ़ाई के साथ साथ हम में से ज्यादातर लोग ऑनलाइन हो गए हैं। इन्हीं कहानियों, किरदारों और खबरों से मिलकर बनी है फिल्म लॉकडाउन इंडिया, जिसे डायरेक्ट किया है मधुर भंडारकर ने, लिखा है अमित जोशी और आराधना शाह ने। अब इस फिल्म में कहानी जो मधुर भंडारकर अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं, ये सब कुछ असल में आप सभी कहीं न कहीं देख चुके हैं। सड़क पर चलते मजदूर ने किनकी आंखें नम नहीं की। अपनों से बिछड़ने का दर्द भी सभी ने लॉकडाउन के समय महसूस कर लिया था। दो प्यार करने वाले भी लॉकडाउन में कभी न कभी अलग हुए ही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जिन घटनाओं ने आपको असल जिंदगी में इतना परेशान कर दिया था, क्या भंडारकर की फिल्म भी आपको झकझोर कर पाई? जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिल्म में एक साथ कई कहानियां जरूर दिखाई गई हैं, सभी का अपना एक संघर्ष भी दिख रहा है, लेकिन कुछ भी दिल को नहीं लगता। सब कुछ एकदम फ्लैट सा लगता है, मानो ज्यादा साधारण दिखाने के चक्कर में कहानी के मूल मंत्र को भी भुला दिया गया है। शुरुआत का 35 से 40 मिनट तो सिर्फ भूमिका बांधने में निकला है, यानी कि फिल्म आपको सब्र का पूरा टेस्ट लेती है। सेकंड हाफ में जब कहानी लॉकडाउन के पहलू को छूती है तो कुछ सीन जरूर आपको पुरानी यादों में ले जाती है। बस इस कहानी की अच्छी बात यह है कि सब कुछ दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब जब फिल्म खत्म होने वाली होती है, जितनी भी कहानियां हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ जाती है। लेकिन इसके अलावा इंडिया लॉकडाउन की कहानी आपको कुछ नया या कोरोना को देखते हुए कहें तो भावुक करने वाला कंटेंट नहीं देती। अब बात करें फिल्म की स्टार कास्ट की, तो फिल्म की स्टार कास्ट भी औसत ही कही जाएगी। सबसे कमजोर कड़ी तो प्रतीक बब्बर लगे हैं। उनका बिहारी एसेट पूरी समय इरिटेट ज्यादा करता है। इस किरदार में भी शुरुआत में ही असहज से लगे हैं और उनकी वो असहजता हम तक भी पहुंच गई। उनकी पत्नी के रोल में साई का काम बिल्कुल ठीक है, वो काफी नेचुरल लगी है और अंत तक अपने किरदार को पकड़ कर चली है। प्रकाश बोलावड़ी भी अपनी रोल में फिट बैठे हैं। बात करें श्वेता बासु की, तो उन्होंने अपने रोल को बहुत ही ठीक ढंग से निभाया है। जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं तो उनकी एक्टिंग बहुत ही साफ तरीके से झलकती है। साथ ही आहना कुमार और जरीन जैसी कुछ दूसरी अभिनेत्रियों का भी काम अच्छा था। उन्होंने कहानी को जरूर सपोर्ट देने का काम किया है। मधुर भंडारकर जैसे निर्देशक जब भी कोई फिल्म बनाते हैं, एक चीज हर कोई उम्मीद करता है, वास्तविकता। उनकी कहानियों में एक अलग ही सच्चाई रहती है जो दर्शकों के साथ जुड़ने का काम करती है। लेकिन इंडिया लॉकडाउन जो संवेदनशील मुद्दे पर बनाई गई फिल्म है, वो इस डिपार्टमेंट में फेल हुई है। सबसे बड़ी निराशा तो इस बात की है कि फिल्म एक बार भी अंदर तक नहीं झकझोर पाई। मतलब मजदूर 21 दिन से बिना कुछ खाए पिए पैदल चल रहा है। ये सीन सोच ही आदमी इमोशनल हो सकता है, लेकिन भंडारकर के जरूरत से ज्यादा साधारण ट्रीटमेंट ने उस भावुकता को खत्म कर दिया। फिल्म में कई सीन ऐसे लगे जो शायद जोरदार हिट करते अगर थोड़ा इमोशनल एलिमेंट पर ध्यान दिया होता। और अगर आप इस फिल्म को पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और आसानी से वॉच करें। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए।